Welcome to Vikramaj. Friends, today we are going to start a very special series. Which is NCERT series हम शुरू करने जा रहे हैं और इसके पीछे का हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होगा? इसके पीछे का ऑब्जेक्टिव ये होगा कि NCERT से रिलेटेड यूपीएससी हमेशा से क्वेश्चन पूछते आ रहा है और हाल ही के दिनों में देखा गया है कि NCERT में जो NCERT लिखना ज्यादा बेटर होगा। NCERT में जितने भी टॉपिक्स दिए हुए हैं, मतलब कि उसके साइड्स के जो कीवर्ड्स दिए होते हैं, वहां से भी यूपीएससी हूबहू क्वेश्चन उठाकर पूछ ले रहा है। तो वैसे सिचुएशन में हमको NCERT को पढ़ना काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हम लोगों ने एक सीरीज शुरू किया है जहां पे आपको NCERT के सारे बुक्स फ्रॉम क्लास 6 टू 12th काफी इन डेप्थ एनालिसिस के साथ आपको पढ़ने को मिलेगा। इसी के साथ साथ हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी कराएंगे, क्योंकि अभी कुछ देखा गया है हाल ही में कि यूपीएससी क्वेश्चन वहां के अपना एमसीक्यूज बना रही है, अपने एमसीक्यूज को फ्रेम कर रही है यूपीएससी के एनसीईआरटी के क्वेश्चन से। मतलब कि एनसीईआरटी के जो एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन दिए वहां से भी क्वेश्चन पिक कर ले रहा है यूपीएससी। तो आज का जो हमारा चैप्टर होगा वो एनसीईआरटी हिस्ट्री का चैप्टर 1 होगा क्लास 6 का। पहले हम 6th क्लास को कवर करेंगे, फिर 7th को करेंगे, इसी तरीके से एंड सो ऑन आगे की तरफ बढ़ते जाएंगे। तो आज का जो चैप्टर है, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हिस्ट्री का क्लास 6th का एनसीईआरटी का जो पहला चैप्टर है उसका नाम काफी ज्यादा सिंपल है। एक नाम क्या? व्हाट, व्हेन, हाउ एंड वेयर। मतलब कि क्या, कहां, कैसे और कब। आपके यूपीएससी के प्रिपरेशन में भी ये जो 4 कीवर्ड्स हैं ये काफी इंपॉर्टेंट है कि आपको क्या पढ़ना चाहिए, कहां से पढ़ना चाहिए, कब पढ़ना चाहिए और क्यों पढ़ना चाहिए और कैसे पढ़ना चाहिए। ये जो 4 वर्ड्स हैं ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसे आपको मगअप कर लेना है किसी भी हाल में। तो फ्रेंड्स, आज हम अपने पहले चैप्टर को शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है व्हाट, व्हेन, हाउ एंड वेयर। तो चलते हैं पहले चैप्टर की तरफ। जो पहला हमारा चैप्टर है, जैसे कि मैंने आपको बताया चैप्टर के बारे में, इस चैप्टर का नाम क्या है। आखिर हम 6th क्लास की एनसीईआरटी क्यों पढ़ रहे हैं? बिकॉज ये एक बेसिक फाउंडेशन की तरह काम करता है हमारे यूपीएससी के प्रिपरेशन में। और इसी के साथ साथ ये ना कि सिर्फ फाउंडेशन की तरह काम करता है, बल्कि अगर आप एडवांस, जबकि आप स्टैंडर्ड बुक्स को पढ़ेंगे, वहां भी अगर आप डायरेक्ट स्टैंडर्ड बुक पे जंप मारते बिना एनसीईआरटी को पढ़े और बिना एनसीईआरटी को समझे तो आपको बहुत से डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ता है। जैसे कि कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट होते हैं जो कि एनसीईआरटी में काफी लेमन वर्ड में दिया हुआ है, वहीं स्टैंडर्ड बुक्स में जाएंगे तो उसका जो वर्डिंग होता है वो काफी टफ होता है। तो ऐसे सिचुएशन में आपको इसको समझना काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपको समझ लेना काफी जरूरी हो जाता है। अगर बिना आप समझे चले गए डायरेक्ट आप कूद गए स्टैंडर्ड बुक में तो आपको बहुत सारे प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है। एक और मैं डिस्क्लेमर दे दूं यहाँ पे, चूंकि ये जो बुक है और ये क्लास 6 की एनसीईआरटी है, ये बेसिकली बच्चों के लिए लिखी गई है। अगर जब बुक बच्चों के लिए लिखी गई है तो उन्हीं का पर्सपेक्टिव होगा, उन्हीं के पॉइंट ऑफ व्यू से चीजों को दी गई है। तो हो सकता है कि समटाइम्स आपको काफी ज्यादा बोरिंग और काफी ज्यादा बेसिक लगे, लेकिन एक बात आप हमेशा ध्यान रखिए कि अगर आप बेसिक से ऊपर की तरफ जाएंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आप डायरेक्ट ऊपर जाएंगे तो आपको चीजें समझने में प्रॉब्लम आ सकती है। तो चलिए आज के इस चैप्टर 1 क्लास 6 हिस्ट्री स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो अगर आप पेज को ओपन करते हैं, एनसीईआरटी के बुक को ओपन करते हैं, तो जो सबसे पहला टॉपिक आपको दिखता है, जो फर्स्ट टॉपिक दिखता है वो ये होता है कि व्हाट कैन वी नोन अबाउट द पास्ट। आखिर हमने अपने इतिहास से, आखिर हमने अपनी अतीत से क्या जाना। तो उसको समझने के लिए आपको ये समझना होगा कि आखिर हम लोग अतीत के अंदर क्यों झांक रहे हैं। क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूं कि वर्तमान की समस्याओं का समाधान आपको कहां मिलेगा? अतीत में ही मिलेगा। मतलब कि वर्तमान के समस्याओं का समाधान जानना है तो आपको अतीत की खिड़की में झांकना ही होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि आखिर हमने क्या जाना पास्ट से, हमने क्या जाना अतीत से। तो अतीत से हमने क्या जाना कि जो हमारे एंसेस्टर्स थे, हमारे जो पूर्वज थे, वो क्या खाते थे,
किस तरह के कपड़े वो पहनते थे, किस तरह के घरों में वो रहते थे। जैसे कि अगर आप इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि उनके घर कैसे बने होते थे, दरवाजे किस तरफ खुली होती थी, या फिर उनका जो ग्रिड सिस्टम था रोड का वो किस तरह का था, क्यों रोड एक दूसरे को कितने राइट एंगल पे कट करता था। उसी के साथ साथ आप ये जानेंगे कि उनका लाइफ कैसा था, क्योंकि जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो जनरली किनके बारे में पढ़ते हैं, किंग्स के बारे में पढ़ते हैं और क्वींस के बारे में पढ़ते हैं। क्यों अब हमें किंग्स और क्वींस के बारे में ही पता होता है हिस्ट्री में, हम कॉमन मैन के बारे में क्यों नहीं जान पाते हैं? इसके पीछे का सबसे जो इम्पोर्टेंट रीजन ये है कि जो किंग्स और क्वींस होते थे वो क्या करते थे, अपना रिकॉर्ड कहीं ना कहीं दर्ज कराते थे, और जो कॉमन मैन होता था उसको अपनी जिंदगी की दुश्वारियों से ही फुर्सत नहीं मिलता था कि वो अपने रिकॉर्ड्स को दर्ज कराए। लेकिन हमारे जो हिस्टोरियंस है वो एग्जीक्यूशन के थ्रू, खुदाई के थ्रू वहां से चीजों को निकाल कर लाते हैं और हमारे सामने रखते हैं। तो जो हंटर्स थे, जैसे कि आपको पता है कि स्टार्टिंग में हम क्या थे, हंटर्स और गैदरर्स थे। मतलब कि हम चीजों, जब तक हमारे पास एग्रीकल्चर जैसी सुविधाएं नहीं आई थी, मतलब जब तक हम लोगों ने एग्रीकल्चर करना नहीं सीखा था, उससे पहले हम क्या करते थे, चीजों को हंट करते थे, हंट करके क्या करते थे, उसको अपने पास रखते थे, उसको खाते थे, फिर हंट करते थे। मतलब कि हमारे पास सरप्लस नहीं होता था। जैसी एग्रीकल्चर आया लोगों के पास सरप्लस होने लगा, मतलब ये कि उनके पास खाने के लिए तो चीजें आ गई, उसके साथ ही साथ कुछ दिनों का जुगाड़ भी हो गया कि कुछ और दिन हम अपनी जिंदगी को काट सकते हैं। और इसके बाद ये जो काफी एग्रीकल्चर जो था वो काफी ज्यादा रेवोल्यूशनरी स्टेप था इंडियन ह्यूमन सिविलाइजेशन में। और उसी के साथ साथ क्या शुरू होता है, उसी के साथ साथ शुरू होता है एक नई यात्रा शुरू होती है, और फिर हम पहुंचते हैं फिलॉसफी की तरफ, फिर हम पहुंचते हैं वेद की तरफ, उपनिषद की तरफ, अपने दिमाग को और चारों दिशाओं में लगाना शुरू कर देते हैं। हमको एक बात समझ में आ जाती है कि हम सिर्फ खाना ढूंढने और खाने के लिए नहीं पैदा हुए हैं, हमें और भी इससे बड़े बड़े काम करने हैं। उसके बाद फार्मर्स के बारे में पढ़ेंगे, रूलर्स के बारे में पढ़ेंगे, मर्चेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, जो पुजारी वर्ग था उसके बारे में पढ़ेंगे, इसी के साथ साथ जो कारीगर लोग थे उनके बारे में पढ़ेंगे, आर्टिस्ट के बारे में पढ़ेंगे, म्यूजिशियंस के बारे में जानते हैं, और साइंटिस्ट के बारे में जानते हैं कि हमारे देश में भी, अपने दुनिया में भी बहुत ऐसे साइंटिस्ट हुए हैं एंशिएंट टाइम से लेकर मॉडर्न टाइम तक, उन सब के बारे में जानेंगे। जैसे कि बारहमिहिर, जैसे कि धनवंतरी, जैसे कि आर्यभट्ट, इस तरह के सारे साइंटिस्ट के बारे में भी हम जानेंगे हिस्ट्री में। हम ये भी जान पाएंगे कि उस समय के बच्चे किस तरह के खिलौने से खेलते थे। मतलब ये कि खिलौने का कंसेप्ट कोई नया नहीं है, ये बहुत ही पुराना है। जब मैं आपको आईवीसी पढ़ाऊंगा, आईवीसी का मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन, उसमें आपको जानने को मिलेगा कि किस तरीके से क्ले का बना हुआ खिलौने से वहां के बच्चे खेला करते थे, वो किस तरह की कहानियां सुनते थे, किस तरह का प्लेस देखते थे, मतलब कि किस तरह का नाटक देखते थे, और किस तरह के गाने को गाते थे। इन सारी चीजों को हमको कहां से पता चलता है, जब हम हिस्ट्री को पढ़ते हैं। उसी के साथ साथ आखिर वो लोग रहते कहाँ थे, मतलब कि जो हमारे एंसेस्टर्स थे वो किधर रहते थे। तो आपको समझ में आएगा कि सबसे पहले आप इस पहले लाइन को इग्नोर करेंगे। जब मैं इस स्लाइड को क्लियर करूंगा उसके बाद मैं इस पहले लाइन का मतलब समझाऊंगा। तो अभी पहले लाइन को हम इग्नोर करेंगे, मैं इसे हाईलाइट करके छोड़ दे रहा हूं ताकि ये ध्यान में रहे कि हमें इसको जानना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पीपुल हैव लिव्ड, आपको पता होना चाहिए कि हमारी जो सिविलाइजेशन है, ज्यादातर सिविलाइजेशन, जितनी भी बड़ी बड़ी सिविलाइजेशन रही हैं, वो सारी की सारी कहां उसने अपनी बसावट शुरू की थी। सबसे पहले वो रिवर के अलोंग ही शुरू किया था उन लोगों ने सबसे पहले बसना। जैसे कि आप पढ़ेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन को अगर हम हिंदी में बोलते हैं तो उसको बोलते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। मतलब ये कि सिंधु नदी के किनारे, सिंधु नदी को इंग्लिश में इंडस बोलते हैं, तो उसके किनारे बसने वाले सभ्यता को हम बोलते हैं क्या, इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो कि इंडिया की ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन है अब तक का नोन। अकॉर्डिंग टू करेंट नॉलेज, ये जो इंडिया की जो सबसे ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन है उसको क्या बोलते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो ये कहां बसावट थी इसकी, इंडस वैली के इस तरफ और इस तरफ, मतलब कि लेफ्ट साइड में भी और राइट साइड में भी, लेफ्ट बैंक और राइट बैंक में भी। उसी के साथ साथ अगर आपको जानने को मिलेगा कि दुनिया की जो सबसे पुरानी सभ्यता है, दुनिया की जो वर्ल्ड ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन की अगर हम बात करें तो कौन सी है, वो है इजिप्शियन सिविलाइजेशन, जिसको हिंदी में बोलते हैं मिस्र की सभ्यता।
अगर हम मिस्र की सभ्यता की बात करें तो ये भी रिवर नाइल के किनारे ही स्थित है। वहीं अगर उस वक्त के जो सबसे मतलब वर्ल्ड के जो सबसे ओल्डेस्ट सिविलाइजेशंस हैं उनमें से इंडस वैली सिविलाइजेशन को काउंट किया जाता है, इजिप्शियन सिविलाइजेशन को काउंट किया जाता है, चाइनीज सिविलाइजेशन को काउंट किया जाता है और सुमेरियन सिविलाइजेशन को काउंट किया जाता है। ये चारों जो सिविलाइजेशन है ये सब के सब नदी के किनारे ही बसे हुए थे। तो नदी जो है सिविलाइजेशन के एस्टेब्लिशमेंट में काफी इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है। और इसी के साथ साथ ह्यूमन का, इंसानों का जो एक मनोवैज्ञानिक स्तर पे मतलब कि साइकोलॉजिकल लेवल पे जो कनेक्शन है नदियों के साथ वो काफी ज्यादा पुराना है और काफी विचित्र भी है। जैसा कि आपको जानने को मिला होगा कि जितने पुराने रिलीजन है, मतलब कि अगर मैं हिंदुइज्म की बात करूं या फिर जो मिस्र में जो फराओ का शासन था उनकी बात करूं या फिर माया सभ्यता की बात करूं, इन सारे सभ्यताओं में या फिर जो ओल्ड ग्रीक था वहां जिन लोगों का जिस तरह के बिलीव्स थे उन सब सभी के सभी सभ्यताओं में नदियों का अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रहा है। जैसे कि हिंदुइज्म में भी हमें देखने को मिलता है कि नदी जो है काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है एक सिविलाइजेशन को आगे बढ़ाने में। तो मतलब ये कि एनसीईआरटी आपको बोल रहा है कि हजारों और सैकड़ों हजारों सालों से हमारे पूर्वज नदियों के किनारे बसा करते थे और उसमें से कुछ ऐसे थे अर्लीस्ट पीपुल हु लिव्ड हियर स्किल्ड गैदरर्स, मतलब कि जो यहाँ पे रहते थे वो काफी ज्यादा स्किल्ड गैदरर्स थे। मतलब कि उस टाइम पे जो जितना ज्यादा चीजों को इकट्ठा कर लेता था उसका उतना ही ज्यादा वैल्यू हुआ करता था। स्किल्ड गैदरर्स का क्या मतलब है? दैट इज द पीपल हु गैदर देयर फूड, मतलब कि वो क्या करते थे अपने लिए भोजन को इकट्ठा करते थे। वो जानते थे कि अगर बहुत ज्यादा फॉरेस्ट एंड कलेक्टेड रूट्स फ्रूट्स कैसे इनको कलेक्ट करना है और अदर फॉरेस्ट प्रोड्यूस को कैसे कलेक्ट करना आना चाहिए, उनके पास इसका बहुत ही जबरदस्त नॉलेज था। इसी के साथ साथ अगर आपने कभी देखा होगा हनी बी, मतलब हनी जब हम निकालते हैं तो हनी बी के उसके छत्ते से निकालते हैं, तो आपको निकालने आना चाहिए तभी आप उसको निकाल सकते हैं। तो ये लोग काफी ज्यादा स्किल्ड थे इन मामलों में। और वो क्या करते थे, फॉरेस्ट प्रोड्यूस को तो कलेक्ट करते ही थे, मतलब कि एनिमल की हंटिंग में भी काफी ज्यादा माहिर थे। अब आते हैं अपने प्रश्न के ऊपर जो इसमें लिखा है कि फाइंड द रिवर नर्मदा ऑन द मैप 1, मतलब कि एक मैप में चलते हैं और हम पता करते हैं कि रिवर नर्मदा किधर है। ये है इंडिया का मैप, अनडिवाइडेड इंडिया का मैप। और इसी के साथ अगर हम नर्मदा रिवर की बात करें तो ये नर्मदा रिवर है जो कि अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है मध्य प्रदेश से और इधर जाकर अरेबियन सी में मिल जाती है। और इसके बारे में मैं एक और बात बता दूं कि मतलब बहुत ही रेयर, ऐसे तो बहुत सारी नदियां हैं लेकिन इतनी लॉन्गेस्ट रूट को ट्रेवल करने वाली नदियों में से एकमात्र ऐसी रिवर है जो कि वेस्ट की तरफ फ्लो करती है। इसी के साथ साथ इसी के पैरेलल एक और रिवर है जिसको बोलते हैं ताप्ती रिवर, ये भी इसी के पैरेलल आती है और वेस्ट की तरफ फ्लो करती है और जाके अरेबियन सी में मिल जाती है। इसके अलावा बहुत ऐसी रिवर्स है, जैसे कि आप मांडवी रिवर को पढ़ेंगे गोवा में, वो भी क्या है वेस्ट की तरफ फ्लो करती है और आके अरेबियन सी में मिल जाती है। तो मैं आपको बताऊं कि ये है नर्मदा, जो आपके क्वेश्चन में पूछ रहा है कि नर्मदा को लोकेट करो कि नर्मदा किधर है। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी यूपीएससी पूछ देता है कि इनमें से कौन सा ऐसा रिवर है जो कि ईस्ट थ्रू वेस्ट की तरफ ट्रेवल करता है। फिर से हम आएंगे जब जब भी हमें मैप की जरूरत होगी हम इस स्लाइड में आएंगे और मैप्स को एनालाइज करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट जैसे जैसे बढ़ता गया वैसे वैसे हमारी जिंदगी भी बदलती गई और द प्लेसेस वेयर राइस वाज फर्स्ट ग्रोन आर टू द नॉर्थ ऑफ द विंध्यास, मतलब ये कि विंध्यास के नॉर्थ में पहली बार राइस को कल्टीवेट किया गया। अब देखते हैं विंध्यास किधर है। विंध्यास को अगर हमको देखने को मिले तो ये है विंध्यास। अगर मैं इसे इरेज कर दूं, ये है विंध्यास पर्वतमाला और यही इसी के नॉर्थ में इस वाले रीजन में सबसे पहले राइस को ग्रो किया गया था। अब आगे बढ़ते हैं। द रिवर इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, आपको पता होगा ट्रिब्यूटरीज किसको बोलते हैं, मतलब एक होती है मेजर रिवर और उसके नॉर्थ साइड और राइट साइड से बहुत सी नदियां जुड़ते जाती हैं, इनको बोलते हैं, छोटी छोटी नदियों को बोलते हैं ट्रिब्यूटरीज। अबाउट 4700 years ago some of the earliest cities flourished on the bank of these rivers, मतलब कि आज से करीब करीब 5000 years ago बहुत से जो
शहर थे वो आबाद होने शुरू हो गए किधर, इंडस और इसके ट्रिब्यूटरीज के आसपास। अबाउट 2500 years ago, मतलब एक टाइमलाइन बता रहा है आपको एनसीईआरटी कि कैसे कैसे सभ्यता का विकास हुआ। मतलब ये कि सबसे पहले तो हंटर्स और गैदरर्स थे, उसके बाद क्या हुआ, एग्रीकल्चर होना शुरू हो गया। जैसे एग्रीकल्चर होना शुरू हो गया, सबसे पहले राइस को डेवलप किया गया, राइस को ग्रो किया गया। राइस सबसे पहले कहाँ ग्रो होता है, विंध्यन पर्वत के, विंध्यन जो माउंटेन्स थे उसके नॉर्थ में। उसके बाद क्या होता है कि 4700 के आसपास इंडस और उसके ट्रिब्यूटरी के आसपास शहर विकसित होने शुरू हो जाते हैं, जो अर्लीस्ट सिटी थे। उसका 2500 जब समय आता है, इसके बाद क्या होता है, गंगा और इसके ट्रिब्यूटरी के आसपास क्या होता है, और भी बड़े बड़े शहर डेवलप होने शुरू हो जाते हैं। अब आपको एनसीईआरटी बोल रहा है कि लोकेट द मैप, इसे भी हाईलाइट कर देते हैं, लोकेट द गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरी कॉल्ड सोन। अब चलिए हम चलते हैं गंगा के पास, और गंगा के ट्रिब्यूटरी जिसको बोलते हैं सोन, उसको हम समझ ले पहले। ये रहा मैप, इसको सबसे पहले हम करेंगे इरेज। उसके बाद हम चलेंगे गंगा के एक ट्रिब्यूटरी के पास जिसका नाम है सोन। सोन भी नर्मदा के, जहां से नर्मदा निकलती है और इस तरफ फ्लो कर जाती है, वहीं अमरकंटक के पहाड़ियों से ही नर्मदा सोन रिवर निकलती है और मध्य प्रदेश से होते हुए बिहार में इंटर करती है, और यहां से गंगा निकलती है और ये जाके इस वाले रीजन में जाके पटना के पास जाके, जो पटना जिसको कि हम एंशिएंट पाटलिपुत्रा के नाम से जानते थे एंशिएंट टाइम्स में, जिसको कि हम पटना के नाम से जानते हैं, पटना के पास दानापुर में, दानापुर इज अ प्लेस वेयर ये जाके मिल जाती है गंगा के साथ, और गंगा आगे की तरफ बढ़ के बे ऑफ बंगाल में चली जाती है वेस्ट बंगाल को होते हुए। तो ये है सोन ट्रिब्यूटरी, और ये है सोन जो कि गंगा की ट्रिब्यूटरी है, और ये है नर्मदा जो कि दोनों एक ही प्लेस से निकलती है अमरकंटक पहाड़ियों से, और एक चली जाती है वेस्ट की तरफ और एक चली जाती है नॉर्थ की तरफ, नॉर्थ ईस्ट की तरफ। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर हमने गंगा का जो एक ट्रिब्यूटरी था सोन को लोकेट कर लिया मैप के ऊपर। इन एंशिएंट टाइम्स द एरिया अलोंग दिस रिवर्स टू द साउथ ऑफ द गंगा वाज नोन एज मगध। मतलब कि इसी के आसपास एक इलाका था जो कि फर्स्ट एम्पायर बनता है, जिसको हम लोग बोलते हैं मगध। और मगध एम्पायर जब बनता है, जैसे कि आपको पता होगा, आपने थोड़ी बहुत भी हिस्ट्री पढ़ी होगी स्कूल में, तो कि जितने भी महाजनपद से 16 महाजनपद थे, इनमें से जैसे कि अंग, कौशल, बज्जी, महिष्मती और मगध, ये ऐसे कर करके मगध जो होता है काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाता है। ऐसा स्ट्रॉन्ग क्यों बनता है? अपने स्ट्रेटेजिक लोकेशन की वजह से। अभी मैं मैप में बताऊंगा कि मगध कहां पे एस्टेब्लिश हुआ था। इट्स रूलर्स वर वेरी पावरफुल, काफी ज्यादा पावरफुल हो जाते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, बहुत बड़ा लार्ज किंगडम में कन्वर्ट हो जाता है। और किंगडम जो सेटअप होता है इन अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री, क्या होता है कि धीरे धीरे क्या होता है, महाजनपद के काल को ये खत्म करना शुरू करता है और धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ता है, और एक एक करके सारे जनपद और महाजनपद को खत्म करते 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 ये पहले वैशाली, अंग, कौशल, काशी, वहां तक बढ़ते बढ़ते भारत के अन्य हिस्सों में भी बढ़ जाता है। थ्रू पीपल ट्रेवल फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट टू अनदर, मतलब एक पार्ट से दूसरे पार्ट की तरफ पीपल्स ट्रेवल करना शुरू कर देते हैं। अब मैप में हम देखते हैं कि आखिर मगध जो एम्पायर था वो कहां पे था। तो अगर हम मैप की बात करें, तो इसमें जैसे कि आप देख रहे हैं, ये पटना के पास आके सोन रिवर मिल जाती है गंगा से, और ये महानंदा रिवर है, और यही इसी के आसपास मगध एम्पायर क्रिएट होता है। और मगध एम्पायर का जो पहली राजधानी होती है वो गिरिब्रज यानी कि राजगृह होता है, अभी जिसको कि हम राजगीर के नाम से जानते हैं। और बाद में पाटलिपुत्रा बनता है। ऐसी पाटलिपुत्रा को उदयन ने बसाया था। हरेक वंश का एक किंग होता है, और इसी पाटलिपुत्रा को जब शेरशाह सूरी अपने पीक पे पहुंचता है, जब वो मुगल एम्परर को भी हरा के पूरे मुगल एम्पायर, मतलब कि पूरे हिंदुस्तान पे उसका जब कब्जा होता है, तो इस पाटलिपुत्रा का नाम बदल कर वो क्या कर देता है, पटना, जो कि मॉडर्न डे पटना है।
तो यहाँ तक हम लोगों ने समझ लिया कि कैसे कैसे हमारी सभ्यता का विकास हुआ, किस तरीके से हम लोगों ने पहला राइस ग्रो किया, किस तरीके से हम लोगों ने छोटे छोटे शहर बसाए, किस तरीके से हम लोगों ने क्या किया कि सोन के किनारे एक बहुत ही बड़ा महान मगध एम्पायर किंगडम को इवॉल्व होते हुए देखा। The hills and the high mountains, including the Himalayas, deserts, rivers and seas made journey danger at times। मतलब ये कि उस टाइम पे ट्रैवलिंग करना उतना आसान नहीं था, बिकॉज इन सारे सर्कमस्टांसेस की वजह से। जैसा कि आप देख सकते हैं, आपको देखने को मिलेगा कि ये विशाल हिमालय पहाड़ यहाँ पे है, ऊपर से इतनी भयंकर भयंकर नदियां हैं, इस तरफ भी ब्रह्मपुत्र है जो इधर की तरफ फ्लो करती है, इधर की तरफ इंडस फ्लो करती है और इस तरफ गंगा फ्लो करती है। तो मतलब लोगों को, और प्लेटूज भी हुआ करते थे उन दिनों, तो मतलब लोगों को ट्रेवल करने में थोड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता था, बट नेवर इम्पॉसिबल। लेकिन ऐसा भी नहीं था कि काफी इम्पॉसिबल था, क्योंकि उन दिनों ही जब मगध एम्पायर अपने पीक पे आता है और नंद वंश के राजा घनानंद को हराकर चंद्रगुप्त मौर्य वंश की स्थापना करता है, तो कौन आता है उसके दरबार में? उसके दरबार में आते हैं मेगास्थनीज। सो मेन एंड वुमेन मूव्ड इन सर्च ऑफ लिवलीहुड, मतलब कि अपने जीवन यापन के लिए एक प्लेस से दूसरे प्लेस अभी से ही नहीं, हजारों सालों से लोग आते जाते रहे हैं। And also to escape from natural disaster like floods and droughts, मतलब कि सिर्फ ऐसा नहीं है कि खाने की तलाश में लोग एक प्लेस से दूसरे प्लेस जाया करते थे, बल्कि कुछ ऐसे नेचुरल डिजास्टर्स भी आते थे, जैसे कि बाढ़ आ गई या फिर सुखाड़ पड़ गया, मतलब कि बारिश ही नहीं हुई बहुत दिनों तक, या फिर अर्थक्वेक जैसे भी सिचुएशंस आई होंगी। क्योंकि आपको पता होगा कि ऐसा हिस्टोरियंस का मानना है कि आईवीसी का मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन के कोलैप्स के पीछे भी सबसे बड़ा हाथ क्या हो सकता है? अर्थक्वेक का भी हो सकता है। अभी हिस्टोरियंस इस क्वेश्चन के आंसर की तलाश में है कि आखिर हुआ क्या था। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। समटाइम्स जो पुरुष होते थे वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस आर्मी के रूप में चले जाते थे। मतलब ये कि अगर देश के किसी कोने में युद्ध हो रहा है तो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे चले जाते थे कि दूसरे के लैंड्स को कॉन्कर करने, अदर्स लैंड्स। बिसाइड्स मर्चेंट्स क्या करते थे? ट्रैवल करते थे एक प्लेस से दूसरे प्लेस। किससे करते थे? शिप से करते थे या फिर कारवां से करते थे। कारवां में क्या होता था कि बहुत सारे लोगों का ग्रुप होता था। कुछ लोग कैमल से ट्रैवल करते थे, कुछ लोग हॉर्सेस से ट्रैवल करते थे। तो उनका क्या होता था? वो कारवां से ट्रैवल करते थे या फिर शिप से ट्रैवल करते थे। वो अपने साथ क्या कैरी करते थे? बहुत ही वैल्यूएबल गुड्स को कैरी करते थे। मतलब कि उस प्लेस पे जो चीजें नहीं पाई जाती थी उन चीजों को अपने पास से ले जाते थे, दूसरे जगह पे उसको मुनाफा कमाते थे बेचकर। ये काम किसका होता था? मर्चेंट्स का होता था, प्लेस टू प्लेस। मतलब कि एक प्लेस से दूसरे प्लेस वो ट्रैवल करते ही रहते थे। एंड कुछ ऐसे भी लोग थे जो कि धार्मिक शिक्षक थे, वो एक विलेज से दूसरे विलेज जाते थे। क्यों? ज्ञान को बढ़ाने के लिए, ज्ञान को देने के लिए। एक टाउन से दूसरे टाउन जाते थे और स्टॉपिंग टू ऑफर इंस्ट्रक्शन एंड एडवाइस टू द वे। इस वे से अपने इंस्ट्रक्शन को लोगों तक पहुंचाते थे। फाइनली सम पीपल परहैप्स ट्रैवल ड्राइवन बाय अ स्पिरिट ऑफ एडवेंचर। कुछ लोग ऐसे भी थे जो कि एडवेंचरस के लिए, जैसे कि अभी हम लोग लद्दाख जाते हैं, वैसे कुछ ऐसे भी जुनूनी लोग होंगे, जैसे कि इब्ने बतूता का नाम आपने सुना ही होगा, हेनसियांग का नाम आपने सुना ही होगा, फाहियान का नाम आपने सुना ही होगा, मेगास्थनीज का नाम आपने सुना ही होगा। क्योंकि इनको एडवेंचर बहुत ज्यादा पसंद था, तो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाते थे और चीजों को, नई नई चीजों को क्या करते थे? डिस्कवर करते थे। और उनको काफी एक्साइटमेंट देता था क्योंकि नई चीजों पे जाना। All this leads to the sharing of ideas between the people। होता क्या था कि जब एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे कोई पर्सन जाता है तो क्या होता है? अपने आइडियाज को वहां देता है और वहां के आइडियाज को लेकर कैरी करके अपने प्लेस पे जाता है, अपने देश में जाता है और वहां जाके बताता है कि भाई कुछ आइडियाज वहां से मैं लेकर आया हूं। जैसे कि आपको पता होगा ये बुद्धिज्म और जैनिज्म साउथ ईस्ट एशिया में ऐसे ही पहुंचता है ट्रेवलर्स के थ्रू, और जैनिज्म भी, नॉट ओनली बुद्धिज्म। आपको पता होना चाहिए कि जैनिज्म और बुद्धिज्म इंडिया से ज्यादा जो रिलीजन इंडिया में डेवलप हुआ, जिस रिलीजन का जन्म इंडिया में हुआ, आज उसी रिलीजन को पूरे साउथ ईस्ट एशिया में, जापान तक, साउथ कोरिया तक लोग इसको एक्सेप्ट करते हैं और इस रिलीजन में
बिलीव करते हैं। तो जो आइडिया का जो शेयरिंग है वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे ट्रैवलिंग शुरू होता है, ये आइडिया एक जगह से दूसरी जगह भी ट्रैवल करना शुरू कर देती है। सुलेमान और किर्थर हिल्स कहां पे है? नॉर्थ वेस्ट में है। अभी हम मैप पे जाके देखेंगे। और सबसे पहले जब क्रॉप्स ग्रो होना शुरू होता है, जैसे कि व्हीट और बार्ली, अबाउट 8000 इयर्स अगो आर लोकेटेड हियर। मतलब कि वहां पे जिस जगह पे भी मैं नॉर्थ ईस्ट में जाऊंगा, सॉरी नॉर्थ वेस्ट में जाऊंगा, तो मैं आपको बताऊंगा ये जो हिल्स है। पीपल आल्सो बिगन, क्या करते हैं, एनिमल्स को रेयर करना शुरू कर देते हैं, शीप, गॉट और कैटल को, एंड लिव्ड इन अ विलेज लोकेट द गारो हिल्स टू द नॉर्थ ईस्ट एंड द विंध्यास इन द सेंट्रल इंडिया। मतलब कि हमें तीन चीजों को जानना है। वो तीन चीजें कौन कौन सी है पहले हम समझ लेते हैं। सबसे पहले सेंट्रल इंडिया में विंध्यास रेंज को हम जानेंगे, जो कि हमने पहले भी जान चुके हैं हम, लेकिन फिर से हम उसको समझेंगे। नॉर्थ ईस्ट गारो हिल्स जो नॉर्थ ईस्ट में है उसको भी हम जानने की कोशिश करेंगे। उसी के साथ साथ हम सुलेमान और किर्थर हिल्स को भी जानेंगे जहां नॉर्थ ईस्ट में। तो इन सारी चीजों को पहले हम समझते हैं मैप में जाके। हाँ, तो सबसे पहले ये जो आपको रीजन दिख रहा है काबुल के आसपास, मतलब कि अफगानिस्तान में, पाकिस्तान से भी और वेस्ट की तरफ, ये रीजन कहलाता था किर्थर और सुलेमान हिल्स। और अगर आप इधर आएंगे तो ये गारो हिल्स है, जो कि नॉर्थ ईस्ट में आपको देखने को मिलेगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया, विंध्यास कहाँ है? सेंट्रल इंडिया। The hills and the high mountains, including the Himalayas, deserts, rivers and sea, made a journey dangerous at times. मतलब कि उन दिनों क्या होता था कि डेजर्ट्स में ट्रेवल करना आज भी बहुत इम्पॉसिबल काइंड ऑफ चीज है। जबकि हमने बहुत चीजों को डेवलप कर लिया है, फिर भी आज भी काफी ज्यादा हम लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ता जब हम डेजर्ट में ट्रेवल करते थे। उन दिनों इतना अच्छी जहाजें भी नहीं हुआ करती थी, और सीज में तो दूर ही की बात है। तो ये सारी चीजों को भी हम लोगों ने, सॉरी ये स्लाइड्स को हो गया है। हाँ, अब आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेम ऑफ द लैंड, आखिर हमारे देश का नाम क्या है? मतलब कि जिस धरती पे हम रहते हैं उसका आखिर नाम क्या है? तो सबसे पहले हमारे दिमाग में दो नाम आता है। एक नाम होता है इंडिया और दूसरा नाम होता है भारत। अभी के टाइम पे पॉलिटिकल कॉरिडोर्स में ये दो नामों की बहुत ही ज्यादा चर्चा हो रही है। आप इसके रीजंस जानते ही होंगे अगर आप न्यूज़पेपर को कवर कर रहे होंगे तो। मतलब दो ऐसी बहुत ही मेजर पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो कि इन दो नामों के पर अड़ी हुई हैं, और उन दोनों के अपने अलग अलग लॉजिक्स हैं। खैर, द वर्ड इंडिया इंडस वर्ड से निकलता है, और जिसको कि सिंधु को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंडस बोलते हैं। और सिंधु से ये वर्ड निकला है। सिंधु को यू क्या बोलते थे? एस वो बोल नहीं पाते थे, इस वजह से उसने क्या बोला? इंदु। इसी इंदु को उन्होंने क्या कर दिया? इंडस। और इसी इंडस से वर्ड निकला इंडिया। आगे बढ़ते हैं। इन संस्कृत, सिंधु एक संस्कृत का लैंग्वेज है। सिंधु का मतलब होता है विशाल सा कोई वाटर बॉडीज। ईरान एंड ग्रीस इन योर एटलस। नेक्स्ट क्लास में आपको एटलस दिखाऊंगा और बताऊंगा कि ईरान कहाँ पे है और ग्रीस कहाँ पे है, क्योंकि इनसे हमारा बहुत ही पुराना संबंध रहा है। The Iranians and the Greeks who came through the northwest about 2500 years ago, मतलब कि 2500 years ago ये लोग इंडिया में आए थे नॉर्थ वेस्ट के पास। Familiar with the Indus, called its Hindos, मतलब कि इसको इन्होंने हिंडोस बोला और बाद में इसको इंडोस बोला। And land to the east of the river was called India, मतलब कि इस जो इंडस रिवर थी, इंडस रिवर के ईस्ट के तरफ का जो पार्ट है उसको उन्होंने क्या बोला? इंडिया बोला, और उसको इंडोज और हिंडोज बोला। जैसे कि आपको पता है कि इसी प्लेस से आया था मेगास्थनीज, और उसने एक बुक लिखी जिसका नाम था इंडिका। मतलब आप समझ सकते हैं कि इस नेम से कितना उन लोगों का एसोसिएशन हुआ करता था उन दिनों। भारत जो नाम है वाज ग्रुप ऑफ पीपल हु लिव्ड इन द नॉर्थ वेस्ट, मतलब कि भारत करके कुल हुआ करता था। जैसे कि आपको पता होगा कि बैटल ऑफ 10 किंग हुआ था, 10 राजाओं का युद्ध, जिसमें कि भरत जो क्लैन था वो जीत गया था। एंड हु आर द मेंशन इन द ऋग्वेदास, इनका नाम ऋग्वेदास में भी मेंशन किया गया है। द अर्लीस्ट कंपोजिशन इन द संस्कृत, मतलब कि जो आर्यंस इंडिया के अंदर आते हैं
तो उसके बाद जो सबसे पहला वो टेक्स्ट लिखते हैं वो होता है ऋग्वेदा। करीब करीब 3500 ईयर्स एगो उसका डेट माना जाता है। लेटर इट वाज यूज्ड फॉर द कंट्री, मतलब कि इसी के बाद से इस देश का नाम भी हम लोगों ने क्या बोलना शुरू कर दिया, भारत। तो भारत और इंडिया के बीच आपको समझ में आया होगा कि आखिर भारत क्या है और इंडिया क्या है। चलिए मैं आपको बता दूं कि अभी के टाइम पे हमारे देश का नाम क्या है। तो अभी के टाइम पे हमारे देश का नाम, उन दिनों क्या हुआ कि जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में इसका डिस्कशन चल रहा था कि आजादी के बाद देश का नाम क्या होना चाहिए, तो जो लोग पुरानी सोच के थे, मतलब कि वो पुरानी संस्कृतियों को बचाने की दिशा में काम कर रहे थे, उनका यह मानना था कि देश का नाम होना चाहिए भारत। लेकिन वही कुछ लोग जो मॉडर्न ख्यालों के थे, उनका मानना था कि देश का नाम होना चाहिए इंडिया। लेकिन इतना हिट डिबेट हुआ दोनों पक्षों के बीच में कि फाइनली हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने तय किया कि हमारे देश का नाम होना चाहिए इंडिया, दैट इज भारत। तो हमारे देश का ऑफिशियल नाम है, आर्टिकल 1 में भी ये मेंशन किया गया है, यूनियन ऑफ इंडिया, दैट इज इंडिया, दैट इज भारत। आखिर हमारा एक पास्ट है या फिर बहुत सारा पास्ट है? मतलब कि पास्ट का मतलब क्या होता है, अतीत। अतीत को हम इतिहास भी बोलते हैं स्ट्रीम के नाम पे। तो आखिर हमारा एक ही पास्ट है या फिर अनेक पास्ट है? ऐसा होता नहीं है। इतिहास, हिस्ट्री कभी एक का नहीं होता है, अलग अलग पर्सपेक्टिव से चीजों को देखने का नजरिया अलग अलग होता है। तो उसी तरीके से इस वाले स्लाइड में ये बोला गया है कि जैसे कि आपने देखा होगा 6th क्लास की जो एनसीईआरटी है उसका नाम है आवर पास्ट, मतलब कि प्लुरल, मतलब कि बहुत सारे पास्ट हैं, कोई एक पास्ट नहीं है। अलग अलग लोगों के अलग अलग पर्सपेक्टिव के, अलग अलग स्ट्रीम के हिस्टोरियंस का अलग अलग ख्याल है, अलग अलग उनका मानना है। उन्होंने अटेंशन ड्रॉ किया कि पास्ट वाज डिफरेंट फॉर डिफरेंट ग्रुप्स। अलग अलग लोगों के लिए पास्ट अलग अलग होता है। जैसे कि जो लोग हंटर्स एंड गैदरर्स थे, उनका जो इतिहास है वो काफी डिफरेंट है, और फार्मर्स का इतिहास भी काफी डिफरेंट है। किनसे? किंग्स एंड क्वीन से काफी डिफरेंट है उनका इतिहास। द लाइव्स ऑफ द मर्चेंट्स वर डिफरेंट फ्रॉम द दोज क्राफ्ट्सपर्सन एंड सो ऑन। मतलब कि राजा रानी के इतिहास से, राजा रानी की जिंदगी से ज्यादा अलग जिंदगी होगी किसानों की, और बिजनेसमैन की जिंदगी ज्यादा अलग होगी किसी आर्टिस्ट से। Also it is true even today, आज के समय में भी हम लोगों को ये बात सही है कि हमारा इतिहास और आपका इतिहास काफी डिफरेंट होगा। वही अमेरिका में बैठा हुआ पर्सन का इतिहास और हमारे इतिहास में काफी ज्यादा डिफरेंट होगा। वही इसी के साथ साथ साउथ बॉम्बे, साउथ दिल्ली और बिहार, यूपी, उड़ीसा और झारखंड के गांव में बैठा हुआ किसी व्यक्ति का इतिहास काफी डिफरेंट होगा। क्यों? क्योंकि इतिहास हमेशा एक पर्सपेक्टिव होता है, इतिहास हमेशा एक देखने का नजरिया होता है, इसलिए हर किसी का अलग अलग इतिहास होता है। इसलिए इसमें इस स्लाइड का नाम दिया गया है एक पास्ट या फिर अनेक पास्ट। हाँ, तो मैंने बताया कि अंडमान आइलैंड में अगर कोई पर्सन बैठा हुआ है, आज भी उसके लिए चैलेंज क्या है कि भाई हम मछली फिशिंग करके या फिर हंटिंग करके अपनी जिंदगी को व्यतीत कर सकते हैं आज भी, और फॉरेस्ट प्रोड्यूस को कलेक्ट करके। बाय कंट्रास्ट मेनी पीपल लिविंग इन सिटीज डिपेंड ऑन द अदर्स सप्लाईज ऑफ फूड। मतलब कि जो किसान खेत में मेहनत कर रहा है, शहर में बैठा हुआ व्यक्ति उसी किसान के मेहनत से उपजाया गया व्हीट से जो ब्रेड बन रहा है, उसी ब्रेड से वो क्या खा पा रहा है, बर्गर खा पा रहा है, फिर पिज्जा खा पा रहा है। Differences such as they existed in the past as well, मतलब कि इस तरह के डिफरेंसेस सिर्फ आज देखने को नहीं मिलते बल्कि इतिहास में भी देखने को मिलते हैं। मतलब आप एक बात समझो कि इतिहास का, हिस्ट्री का प्रेजेंट के साथ किस तरीके से इंटरकनेक्शन हो रहा है। There is another kind of difference. We know a great deal about the kings and the battles they fought because they kept records of their victories. मतलब कि हमको पता होता है कि फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में, सेकंड बैटल ऑफ पानीपत में, या फिर थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में कौन हारा, कौन जीता, तराइन के प्रथम युद्ध में कौन जीता, तराइन के द्वितीय युद्ध में कौन जीता, चंदावर के युद्ध में कौन जीता, या फिर जो जितने सारे फ्रेंच, एंग्लो फ्रेंच वॉर हुए उसमें कौन जीता, किस ट्रीटी के तहत वो लोग जीते, उसके बाद उन्होंने क्या एक्सचेंज किया,
इन सारे चीजों को हम कहाँ पढ़ते हैं, क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि उन्होंने अपने रिकॉर्ड को, अपनी जीत को दर्ज कराया। जनरली ऑर्डिनरी पीपल सच द हंटर्स, फिशिंग, फॉक्स, गैदरर्स, इनके पास टाइम ही नहीं होता है कि अपना रिकॉर्ड्स को रखें, जबकि आर्कोलॉजी जो है वो हेल्प करती है फाइंड आउट अबाउट देयर लाइव्स। मतलब कि जो हिस्टोरियंस होते हैं, जो आर्कोलॉजिस्ट होते हैं, वो वहां से खोद कर निकालते हैं उन चीजों को जो कि हम नहीं जानते थे, जो कि इतिहास के पन्नों में कहीं दब सा गया था। इसके साथ ही बहुत सी चीजें हैं जो कि अभी भी अननोन है। हिस्टोरियंस लगे हुए हैं दिन रात कि आखिर उन फैक्ट्स को कैसे आपके सामने रखा जाए। व्हाट डू डेट मीन्स, मतलब ये कि इस पूरे कॉन्सेप्ट में, पूरे स्लाइड में एक ही बात है कि आखिर एडी का क्या मतलब होता है और बीसीई का क्या मतलब होता है। मतलब ये कि एडी का मतलब होता है एरेनो डिमोन, मतलब कि क्राइस्ट के जन्म से पहले की जो चीजें हैं उसको हम बीसी में पढ़ते हैं, और क्राइस्ट के जन्म के बाद की जो चीजें उसको हम लोग एडी में पढ़ते हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि बीसी में चीजें क्या होती हैं, पीछे की तरफ जाती है, और एडी में चीजें क्या होती है, आगे की तरफ जाती है। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंस डेट दिए हुए हैं, चलिए एक बार हम इन इंपॉर्टेंस डेट्स को जान लेते हैं, पढ़ लेते हैं, क्योंकि यहाँ से यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकता है कि एग्रीकल्चर की शुरुआत कब हुई थी। तो हम उन्हें बताएंगे करीब करीब 8000 साल पहले। जो पहला सिटी बसा था वो कब बसा था, 4700 years ago। उसी के तरीके से मगध कब हुआ था, आज से करीब करीब 2500 years ago। मगध जो सबसे बिग किंगडम बनता है गंगा वैली में, वो किस तरीके से निर्माण हुआ था, और आज प्रेजेंट में हम लोग 2000 years ago बैठे हैं आफ्टर द डेथ ऑफ द जीसस क्राइस्ट। तो फ्रेंड्स, ये था आज का हमारा लेक्चर जिसमें हम लोगों ने चैप्टर 1 को डिस्कस किया। किसके चैप्टर 1 को डिस्कस किया? हम लोगों ने चैप्टर 1 को डिस्कस किया हिस्ट्री के एनसीईआरटी के क्लास 6 के एनसीईआरटी को हमने पढ़ा। सब्जेक्ट कौन सा? हिस्ट्री। और कौन सा बुक? एनसीईआरटी। और हमने चैप्टर 1 को आज क्लियर किया। अब अगले लेक्चर में मिलेंगे जहां हम चैप्टर 2 को पढ़ेंगे, हिस्ट्री के क्लास 6 के एनसीईआरटी को। इसी प्रकार से आपको 7th क्लास के एनसीईआरटीज, 8th क्लास के एनसीईआरटीज, 9th क्लास के एनसीईआरटीज, 10th क्लास के एनसीईआरटीज, 11th क्लास के एनसीईआरटीज और 12th क्लास के एनसीईआरटीज, सारे एनसीईआरटीज को हम आपके सामने लेकर आएंगे और एक एक करके सारे उसके अंदर के क्वेश्चन को भी पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये था आज का हमारा लेक्चर। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।